ओके, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, so now I will discuss electroforces. Electroforces, basic concept of the electroforces, basic introduction of the electroforces. What is the principle of the electroforces? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। ओके, नाउ बात क्लियर है? कमेंट करके बताइए जल्दी से आप लोग। बात क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके, वॉइस क्लियर है? ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Now we will discuss about the electroforces. So first of all, okay, voice clear है? Electroforces. Okay, चलिए, we will start. Electroforces is a basic what is the electroforces? पहले आप electroforces को समझिए। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, आप कमेंट बॉक्स में करिए, अब मैं उस वहीं पे जो भी होगा उसका आंसर दूंगा। इलेक्ट्रोफोर्सेस का मतलब होता है, देखो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और फोर्सेस मतलब होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन तो मीन्स आप अगर मान के चलते हैं, अगर आपने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड, दिस साइड प्लस चार्ज एनोड, और दिस इज ए माइनस चार्ज, दिस इज ए कैथोड। This is a electric field. When the charge particle, for example, this is a x is a charge particle, but there इसके पास जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और कोई दूसरा कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास y है, जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का जो माइग्रेशन है, जो सेपरेशन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, नोन एज इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, जो माइनस चार्ज पार्टिकल है, मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसका माइग्रेशन किस तरफ होगा? उसका माइग्रेशन होगा टुवर्ड द एनोड, और दोज पार्टिकल कैरी ए प्लस चार्ज, कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, दीज आर कैटायन, मूवमेंट टुवर्ड द, माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड,
this migration of charge particle toward either anode or cathode known as electrophoresis. Very nice, S.E. Shukla. So now you can understand about the term of electrophoresis. Okay, इलेक्ट्रोफोर्सेस का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ सभी को? चलिए, इलेक्ट्रोफोरेटिक सर सिस्टम दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके आई नहीं, मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एज ए फिगर में समझूं, इस फिगर को जरा ध्यान से देखते हैं। हालांकि ये दिस इज ए वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्स। इलेक्ट्रोफोर्सेस आर डिफरेंट टाइप्स। इलेक्ट्रोफोर्सेस बस आप समझिए कोई चार्ज पार्टिकल हो, तो चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल का अगर माइग्रेशन हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे जनरेट होगी? अगर हम वन साइड से एनोड ले लें, दूसरी साइड से वन एंड पे एनोड है, दूसरे एंड पे क्या ले लिया हमने? कैथोड ले लिया। तो एक ये फील्ड जनरेट हो गई। अब इस फील्ड पे कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, उसका माइग्रेशन होगा, उसका सेपरेशन होगा। सेपरेशन, अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उसका सेपरेशन किधर होगा? मतलब कोई भी एनायन होगा तो वो टुवर्ड द माइग्रेशन एनोड होगा, और जो कोई कैटायन होगा जिसके पास प्लस चार्ज होगा वो कैथोड की तरफ मूवमेंट होगा। मतलब चार्ज के जो भी उसका चार्ज होगा उसी से डिसाइड होगा कि उसका मोमेंट, उसका माइग्रेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, एनोड की तरफ होगा या कैथोड की तरफ होगा। तो दिस इज ए माइग्रेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस बस जस्ट वन इज ए माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। This is a definition of the electroforces. This is not a definition of the all type of electroforces. This is a one basic concept of the electroforces. Now we will discuss gel electroforces. Gel electroforces. In a gel electroforces, आप देख सकते हो इसमें कि इलेक्ट्रोफोर्सेस का जो कंसेप्ट है वो वही रहेगा। मतलब ये माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in a electric field, field। लेकिन यहाँ पे एक जो एडिशनल जो ऐड किया गया है वो है जेल। मतलब यूजिंग द जेल एक मीडियम है। जेल क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है। दिस इज ए मीडियम या मीडिया भी बोल सकते हो, जो जिसके थ्रू कोई भी चार्ज पार्टिकल, मीडियम के थ्रू कोई भी चार्ज पार्टिकल पार्टिकल क्या होगा? आपको माइग्रेट करेंगे। चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। तो आप इस एक पॉइंट को समझिए ध्यान से। एक सेकेंड। हाँ, ओके सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। कुछ प्रॉब्लम होगी? बाकी लोगों तो क्लियर है, सभी को क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। क्लियर है तो कुछ प्रॉब्लम होगी आपके साइड से? क्लियर है सर। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी, थैंक यू सो मच। तो नाउ टोटल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की हम बात करें। अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की बात करें तो आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो एक कंपोनेंट है वो है पावर सप्लाई। ये बताइए, क्या आप कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब को बिना पावर सप्लाई के उसको आपको
जला सकते हो, क्या वो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो सकता है? नहीं ऑन हो सकता। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट को रन कराने के लिए, उसमें सैंपल को माइग्रेट कराने के लिए, तो पहला जो कंपोनेंट है वो है पावर सप्लाई। ध्यान से देखिएगा, दीज आर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम लोग कल से डिफरेंट जो टाइप है आपके पास में, एगेरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीक्लोरामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो हम बात करेंगे, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो सभी के लिए अप्लाई होगा। तो पहला कंपोनेंट आया पावर सप्लाई। दूसरा जो कंपोनेंट है ये है चैम्बर। हालांकि इसको चैम्बर ना बोल के हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट बोलते हो। दिस इज ए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। ये एक चैम्बर है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा सभी को। दिस इज ए चैम्बर लाइक यूनिट, चैम्बर है, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। हालांकि इसमें पूरा एक पार्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट्स को, एक पूरा एक लार्ज होता है, फिर उसमें एक स्मॉल पार्ट होता है, उसमें हम लोग जल पूर्ण करते हो। चलिए, तीसरा जो आपको पार्ट दिख रहा होगा इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अगर ये पूरा एक फंक्शनल एक असेंबली है, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो बच्चों, ये एक फंक्शनल असेंबली ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला पार्ट हो गया पावर सप्लाई, दूसरा पार्ट हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, और तीसरा पार्ट आपको क्या दिखाई पड़ रहा, आप जरा देखिए ध्यान से, तीसरा पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा वो है जेल। ये एक जेल है, जो ब्लू ब्लू दिखाई पड़ रहा ना, एक जेल है, एक फिल्म है। तो एक पार्ट, तीसरा पार्ट हो गया आपका जेल। हालांकि जेल एक प्रिपरेटरी फेज है, मतलब अगर हम बात करें, आपको अगर कभी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर रन कराने को बोला जाए, तो आपको पावर सप्लाई और इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट एक जो बेसिक पार्ट है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कह सकते हो। और जो रिएजेंट्स की बात करें, अगर हम बात करें, तो ये एक पार्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट। इसको चाहो तो आप इन दोनों को आप इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ले सकते हो, क्योंकि ये एक फिजिकल पार्ट हो गए। ठीक है, जेल जो एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा पार्ट हुआ? ये एक रिएजेंट की बात करो या केमिकल की रिक्वायरमेंट है, जो एक केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, जो एक रिएजेंट्स है जो आपको जरूरत पड़ेगी। मैं बात करूंगा जेल किसका बना होता है। जेल डिफरेंट टाइप रिएजेंट यूज करके आप यूज कर सकते हो। तीसरा पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है इस असेंबल में। एक फोर्थ पार्ट आपको और दिखाई पड़ रहा होगा, वो है यहाँ पे सैंपल जिसकी एनालिसिस करना है, जो आपको सैंपल दिखेगा। तो आप जरा ये बताइए मुझे कमेंट करके, आपको टोटल 4 ऐसे जो आपको फिजिकल या फिर रिएजेंट्स हैं या फिर जो कंपोनेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए रन कराने के लिए जरूरत है। पहला तो पावर सप्लाई, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक जिसको कह सकते हो, और आपको तीसरा एक जेल का पार्ट हो गया, और फोर्थ हो गया आपको सैंपल्स। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि फर्स्ट वन इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर सप्लाई, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, या इसको हम टैंक बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक टैंक बोल देते हैं। थर्ड वन इज जेल प्रिपरेशन। हालांकि जेल प्रिपरेशन एक अलग से पार्ट है, मैं आपको डिटेल करूंगा इंट्रोडक्शन के बाद में जब देखेंगे। अब फोर्थ है आपका सैंपल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। अब ये बताइए जरा, आपको कौन से पार्ट जो पढ़ने हैं डिटेल में, जो एक कहीं ना कहीं वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन डिफर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ। तो पावर सप्लाई, तो ये तो एक बेसिक फिजिकल पार्ट है, वो आपके बारे में 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, वो तो एक चार्ज प्रोवाइड कराता है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, जिसमें आपको एक तरफ से प्लस इलेक्ट्रोड होगा और एक तरफ से माइनस इलेक्ट्रोड होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड। पावर सप्लाई का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। इज इट क्लियर? पावर सप्लाई का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। ओके, हाँ, ओके, चलिए, वेरी नाइस प्राची गुप्ता। तो मैं ये कहना चाहते थे कि जैसे टैंक का जो, वो तो एक बेसिक, ये भी एक फिजिकल पार्ट है जो आपको डिटेल पढ़ना है।
वो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सैंपल प्रिपरेशन। तो जरा आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट आए या कुछ आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक कंसेप्ट क्या है। फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक कंप्लीट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम लेके बात करें तो उस कंप्लीट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन कौन से आपको फैक्ट है, कौन कौन से आपको कंसेप्ट्स हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, नीड है, जिनको मुझे पढ़ना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम बात करें, अब हम आते हैं एक पॉइंट्स पे, वो है पॉइंट ये। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम बात करें तो जेल और जेल होता है दो टाइप का। ये थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हो अगर सुटेबल हो तो। देखिए जरा, हम दो तरीके से जेल बनाते हैं। मतलब जेल दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। मतलब उसमें आपने कौन सा रिएजेंट यूज करके, क्या आपने यूज करके जेल बनाया है। ठीक है, आप भी समझने की कोशिश करिए। अगर हो सकता है कि आपने जेल बनाने के लिए क्या यूज किया, एग्रोज यूज किया, एग्रोज। हो सकता है आपने जेल बनाने के लिए पॉली एक्रिलामाइड, एक दूसरा टाइप का आता है पॉली एक्रिलामाइड। माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा। पॉली एक्रिलामाइड। अब एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर मान के चलते हैं, अगर आपने जेल बनाने के लिए अगर आपने एग्रोज यूज किया है तो ये दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नोन एज एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके। और इट when you using पॉलीएक्रिलामाइड भी आप एक रिएजेंट से जिससे हम जेल बना सकते हो। भाई डिपेंड करता है ना, जेल बनाने के लिए आपने कौन सा रिएजेंट आपने यूज किया, कौन सा मॉलिक्यूल आपने यूज किया। तो ये बन जाएगा आपका, अगर पॉलीक्रिलामाइड यूज कर रहे हो तो बन जाएगा ये उसको बोलेंगे पेज मीन्स होता है पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप जरा इस चीज को भी समझ गए होंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर फर्दर टू टाइप्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ मम्मी। अरे मम्मी को यहाँ याद मत करो, माइक आप करके मम्मी करो। चलिए, डिस्टर्ब बहुत करते हो आप लोग आपस सीआर को ये जिम्मेदारी है पहले से मीटिंग कर लिया करें। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर लिया करो कि ये चीजें नहीं करनी तो नहीं करनी। तो पॉलीक्रिलामाइड, हाँ, तो आप एग्रोज मतलब आपका एक टाइप हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसको बोलेंगे एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा टाइप क्या हो गया, पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। एक डिफरेंस आपको यहाँ पर एक और है, जब हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो यहाँ पे जो पोर साइज होंगे, क्योंकि पोर साइज का ही कंसेप्ट है, जो पोर साइज होंगे वो होंगे आपको लार्ज साइज के। मतलब यहाँ सॉरी यहाँ पे जो पोर साइज होगा, वो लार्ज होगा, दैट इज ए लार्ज पोर साइज। और जो पॉलीक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो यहाँ पे जो पोर साइज होंगे, पोर साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल पोर साइज। हालांकि एक कंसेप्ट और यहाँ पे है, देखो जो कंसंट्रेशन अभी बताऊंगा मैं, ना बाद में बात करेंगे। हाँ, फर्दर एक डिफरेंस और है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग यूज करते हो फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is using for the separation of DNA and RNA, while polyacrylamide gel electrophoresis is using for
using for protein, polypeptide या पेप्टाइड। इज क्लियर? यहां तक समझ सबको आया? कमेंट बॉक्स जल्दी बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। यहां तक कोई डाउट? मैं आगे के कंसेप्ट की बात करूं, हाँ ओके। रत्नेश तोमर, वेरी नाइस। सभी को क्लियर हुआ? नित्या, चंदानी, ओके, वेरी नाइस। आरुषि, नीलिमा, ओके। मतलब मैं मान के चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। देखो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अभी हम कोई इलेक्ट्रोफोर्सेस हम नहीं पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको पूरा इलेक्ट्रोफोर्स समझने के लिए। अगर आप थोड़ा सहयोग देंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली आप फिर से एक बात समझिए, ध्यान दीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रोफोर्सेस है उसमें कॉमन क्या होगा। कॉमन ये है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको सेपरेट होंगे इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और वो उनके पास क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां बताना भूल गए कि जो डीएनए और आरएनए है उसके पास कैसा चार्ज होगा। तो इनके पास चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होगा ना भाई। डीएनए और आरएनए के पास चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो जरा आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान के चलते हैं अगर हम डीएनए को सेपरेट करना चाहते हैं, तो अगर मान के चलते हैं इस साइड में प्लस आप ये ले लीजिए, आप इसको बोल लेते हैं एनोड, दिस इज एनोड है, और ये है आपका कैथोड। एक बेसिक कंसेप्ट है, जरा समझने की कोशिश करिए। कैथोड हो गया माइनस। जब हम डीएनए को सेपरेट करेंगे तो हम किस डायरेक्शन में, किस एंड पे हम डीएनए के सैंपल को पोर करेंगे? हम कैथोड एंड की तरफ पोर करेंगे या एनोड एंड की तरफ पोर करेंगे? कमेंट फास्ट, जल्दी बताओ। सबसे पहला कमेंट किसका आता है मैं जानना चाहूंगा। अगर डीएनए को हम पोर करेंगे तो किस साइड में पोर करेंगे? हाँ, किसकी तरफ करेंगे? कैथोड की तरफ करेंगे। वेरी नाइस। मतलब समझ रहे हो। देखो डीएनए को जो हम पोर करेंगे आरएनए को, तो हम पोर जो करेंगे इस साइड में करेंगे। तो डीएनए के पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो पोरिंग की, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं ये डीएनए का है या प्रोटीन का है। आप यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे पोर करोगे क्योंकि इसके पास चार्ज होगा नेगेटिव। तो क्या होगा? अब इसका माइग्रेशन किधर होगा? टुवर्ड द एनोड। डीएनए का जो माइग्रेशन होगा टुवर्ड द एनोड होगा। अब एनोड होगा तो जानते हो क्या होगा? साइज के बेसिस पे, भाई हर फ्रेगमेंट का अलग अलग साइज होगा। साइज के बेसिस पे यहाँ पे एक सेपरेशन दिख जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से सेपरेशन दिख जाएगा साइज के बेसिस पे। तो वो आपको एक सेपरेशन हो जाएगा। अब जो स्मॉल साइज के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टेंटली होंगे। मान लीजिए ये एक एरिया होगा जहां पे स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे, और जो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे वो लार्ज साइज के होंगे। ये एक भी बेसिक कंसेप्ट है कि अगर जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिस्टेंटली ट्रेवल कर पाएंगे। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए का सेपरेशन किस बेसिस पे हुआ, तो वो आपका सेपरेशन तो साइज के बेसिस पे होगा ना भाई। साइज के बेसिस पे ही तो आपको स्मॉल साइज, कोई लार्ज साइज, अलग अलग डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसी बेसिस पे आपको एक बैंड दिख जाएगा। आप जरा बैंड को अगर देखना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक बैंड बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए चलिए एक प्रॉपर तरीके से पिक्चर है, या मैं पिछले वाले बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको समझिए जरा, जैसे आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बैंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये कोई ए बैंड है, और कोई बैंड यहाँ पे एक बी बैंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और कोई बैंड यहाँ पे जो आ रहा है वो सी बैंड है। अब ये बताओ, जो सी बैंड पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा उसका साइज
सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा? कमेंट। सी पोजीशन पे जो बैंड आएगा उस डीएनए मॉलिक्यूल्स का साइज सबसे लिस्ट होगा या सबसे ग्रेटर साइज का होगा? सबसे लेस होगा। ये भी कंसेप्ट बताना जरूरी था ना आप लोगों को। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप जरा समझ गए होंगे कि जो हमारा जो ये सेपरेशन होगा, जैसे मान लीजिए ये सेपरेशन होगा, वो किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। अब जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बोल देता, जैसे मान लीजिए आपने बैक्टीरियल के डीएनए को आप सेपरेट करना चाहते हो। जब हम बैक्टीरिया के डीएनए में जाएं तो एक मिलता है बैक्टीरियल क्रोमोसोमल जीन, मतलब सी, इसको हम लोग क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हो, और एक बोल सकते हो प्लाज्मिड। दूसरा भाई बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आल्सो हैव ए प्लाज्मिड। अब ये बताइए, क्या बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड की पोजीशन आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस सेम होगी? सेम नहीं होगी ना, डिफरेंट पोजीशन होगी। क्यों? क्योंकि साइज में डिफरेंस है, इन दोनों के साइज में डिफरेंस है। जब इन दोनों के साइज में डिफरेंस है तो मान के चलिए कि आपको इनका जो पोजीशन होगी वो भी डिफरेंट होगी। इज इट क्लियर? तो आपको प्लाजो है वो स्मॉल साइज के होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल साइज कंपैरेटिवली क्रोमोसोमल डीएनए कंपैरेटिवली। अर्जुन आप इस स्क्रीन पे कोई भी डिस्टरबेंस ना करो, मैं पहले बता चुका हूं। ये आप स्क्रीन पे अगर डिस्टरबेंस करोगे, अर्जुन सुन पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? अभी श्रीसी किसने किया है? ये अभी कोई डिस्टरबेंस किया? मैं पढ़ नहीं पाया हूं, बाकी लोग देखे होंगे। ये स्क्रीन पे डिस्टरबेंस करना अच्छी बात नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। सीआर आप थोड़ा सा इस मैटर को इस संगीन लीजिए, ये लोग डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास नहीं हो पाएगी इस तरीके से। आप उम्मीद करिए कि मैं आपको बाकायदा लिख करके, मैं आपको बोल करके लाइन टू लाइन नहीं बता रहा हूं, मैं हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टैप हो गया गलती से, उसको सही करिए, डिलीट होगा, आपकी साइड से ही डिलीट होगा ना। आप डिलीट कुछ बहुत सारा समय आप डिस्टरबेंस में वेस्ट कर देते हो। चलिए यहां तक सबको समझ में आया? ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आए? यहां तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया? हाँ, अब मैं बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रोफोर्सिस की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का हुआ ना, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस या फिर पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। अब मैं आपसे बात करूं, अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो बताइए प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है? अब हम दूसरे कंसेप्ट पे आए। अब प्रोटीन को किस साइड में पोर करेंगे? प्रोटीन पे चार्ज कौन सा होगा? प्रोटीन को पोर किस साइड में करेंगे? कैथोड की साइड पोर करेंगे या फिर एनोड की साइड पोर करेंगे? इसका जवाब जल्दी बताइए आप। प्रोटीन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज सर। प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज होगा। बोल के मत बताना है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सब ऐसे अगर देने लगेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए गलत, प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ध्यान दीजिए कंसेप्ट को, देखो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो डीएनए के पास एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन प्रोटीन के पास कोई जरूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज हो, उसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तीसरा मतलब आपको न्यूट्रल भी हो सकती है, हालांकि न्यूट्रल वाला जो बहुत रेयर होगा, लेकिन आप पॉजिटिव और निगेटिव में सोचना पड़ेगा आपको। अब जरा मेरे दिमाग में, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, ओके ओके। अब जरा इस कंसेप्ट को समझिए, अगर पॉजिटिव नेगेटिव मुझे तो पता नहीं है कि कौन सा चार्ज होगा उसके पास। भाई किसी भी मान के चलते हैं आपने कोई भी यक्स प्रोटीन है, आप उस यक्स प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ी ना पता है कि इस प्रोटीन के पास में कौन सा चार्ज है। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि चार्ज इसके पास कैसा है,
सॉरी ये मैं नीचे लिख देता हूं, एक्स प्रोटीन के पास में चार्ज कैसा है, तब तक आप उसको पोर किस पोजीशन पे करेंगे। भाई चार्ज कैसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो तब तक आप उसको कैथोड की तरफ पोर करेंगे या एनोड की पोर कर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझने की कोशिश करो। तो हम प्रोटीन के केस में हम क्या करते हैं, हम अब बताना चाहेंगे आपको, एक 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 रिएजेंट यूज करते हैं, एक केमिकल यूज करते हो जो उस प्रोटीन में यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दे देता है, उसका नाम है एसडीएस। अगर हम किसी भी प्रोटीन को एसडीएस से, एसडीएस, वेरी नाइस वेरी नाइस, एसडीएस से ट्रीट कर देंगे, आप लोग बहुत सारी चीजें पता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एसडीएस से अगर ट्रीट कर दोगे तो प्रोटीन के पास में क्या चार्ज आ जाएगा, यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना। अब बताओ, अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि मुझे, आप क्या करिए, कैथोड साइड में पोर करिए, हमने उस प्रोटीन को ट्रीट कर दिया। अगर आप एसडीएस यूज करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पॉलीएक्रिलाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो बताइए दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नोन एज एसडीएस पेज। सब लोगों ने नाम सुना होगा, एसडीएस पेज सुना है ना। अब आपको समझ में आ, एसडीएस पेज में, हाँ, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, मैंने नाम बताना भूल गए लेकिन आप लोगों को पता है, वेरी नाइस वेरी नाइस, एचडीएस पेज सुना है ना। अब बताइए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एचडीएस पेज के बारे में कुछ 3 पॉइंट जो हैं, कुछ की पॉइंट आपको बोलने हैं, तो 3 पॉइंट में क्या है, एक पॉइंट निकल के आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दूसरा पॉइंट क्या, इसमें जो जेल यूज कर रहे हो वो कैसा है, पॉली एक्रिलामाइड है, तीसरा पॉइंट क्या है, हम जो जो सैंपल है वो सैंपल क्या होगा, प्रोटीन होगा। कभी भी एचडीएस पेज कभी डीएनए के लिए नहीं करते हैं, एचडीएस पेज हमेशा प्रोटीन के लिए करते हैं, एचडीएस पेज प्रोटीन के लिए करेंगे। तो जो सैंपल होगा, जो प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को हम ट्रीट करते हैं एचडीएस से, जिससे उसके पास यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो जरा बताइए एचडीएस पेज के बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया, यहां तक समझ सबको आया। हाँ, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कल हम जब नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं जब भी क्लास होगी, तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको आपके सिलेबस में 2 ही इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़नी है। एक पढ़ना है डिटेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा पढ़ना है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ने के लिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस को जब पढ़ेंगे, चाहे आपको, अब ये काम करिए, आप नोट कर लीजिए, हम पहले पढ़ाएंगे एग्रोज, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे एग्रोज जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और फिर पढ़ाएंगे हम लोग पेज 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 में अगर हम बात करें तो एचडीएस पेज भी कह सकते हो उसको, एचडीएस पेज। आपको बाकी चीजें समझ में आ गई। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए करते हैं, डीएनए और आरएनए के लिए। अब हम इसमें क्या क्या किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, देखो, पहला तो होगा आपका बेसिक प्रिंसिपल, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा मेथड, तीसरे किस पॉइंट में बात करेंगे, वो है इसका एप्लीकेशन। यही पॉइंट डिस्कस करने हैं, सेम यहीं पे, सेम यहाँ पे, प्रिंसिपल, मेथड, एप्लीकेशन। बताओ आज की क्लास में आपको सही से पूरा समझ में आ गया? क्या आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को अच्छी तरीके से समझ गए? एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो आप समझ गए? जल्दी बताओ, समझ गए सभी लोग? क्योंकि टाइम एंड होने वाला है, आप उसके पहले बता दीजिए जल्दी से।